अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 7 लैंड रेवेन्यू एक्ट का पढ़ रहे हैं। ये असेसमेंट से रिलेटेड है। असेसमेंट का मतलब ये होता है, देखें, लैंड रेवेन्यू एक्ट का मेन पर्पज़ ये है कि गवर्नमेंट ने ज़रूरी ज़मीनों से जिन पे काश्तकारी होती है उनसे टैक्स वसूल करना है। अब वो टैक्स कितना वसूल करना है उसको पहले असेस किया जाता है, उसका तखमीना लगाया जाता है। तो ये इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि उसको असेस कैसे किया जाएगा कि कितना लैंड रेवेन्यू हमने लेना है। अब ये सेक्शन 59 टू सेक्शन 69 ये जनरल असेसमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 59, अब इसकी हेडिंग क्या है? नोटिफिकेशन ऑफ इंटेंडेड रीअसेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस एज टू प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, कि इसमें हेडिंग से हमें यह समझ में आ रहा है कि एक नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा इस जनरल असेसमेंट या रीअसेसमेंट के लिए, और प्रिंसिपल भी बताए जाएंगे। सब सेक्शन 1, असेसमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू में भी जनरल और स्पेशल, दो किस्म की हो सकती है, जनरल या स्पेशल। सब सेक्शन 2, a general assessment or reassessment of the land revenue of any area shall not be undertaken without the previous sanction of the government and notification of that sanction, कि ये जो जनरल असेसमेंट होनी है किसी भी एरिया की, उसके लिए पहले तो गवर्नमेंट की सैंक्शन होगी, गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी, फिर वो होगी, और इसलिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन भी इशू करेगी, उसके बाद ये जनरल असेसमेंट होती है। सब सेक्शन 3, इन ग्रांटिंग सच सैंक्शन government may give such instructions consistent with the provisions of this act and rules made there under as it may deem fit। यानी यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करेगी, नोटिफिकेशन देगी, प्लस उससे रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो भी बताएंगे, और वो जो प्रिंसिपल्स होंगे वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंगली ही होंगे। सेक्शन 60, मोड ऑफ डिटर्मिनिंग ऑफ असेसमेंट, कि ये असेसमेंट को डिटरमिन कैसे करना है, उसके क्या तरीके होंगे। सब सेक्शन 1, अ जनरल असेसमेंट शैल बी मेड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर। पहली बात कि ये जनरल असेसमेंट किसने करनी है? रेवेन्यू ऑफिसर ने। सब सेक्शन 2, बिफोर मेकिंग सच असेसमेंट द रेवेन्यू ऑफिसर शैल रिपोर्ट थ्रू द कमिश्नर फॉर द सैंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हिज प्रपोजल विद रिगार्ड देयर टू। यहाँ पे सब सेक्शन 2 में कह रहे हैं कि ये असेसमेंट करने से पहले रेवेन्यू ऑफिसर ने कमिश्नर के थ्रू सैंक्शन करवाना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अपनी प्रपोजल्स को। पहले वो प्रपोजल बनाएगा रेवेन्यू ऑफिसर, वो कमिश्नर को भेजेगा, कमिश्नर के थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाएंगी और उनकी अप्रूवल होगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 61, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट। सब सेक्शन 1, आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द प्रपोजल सबमिटेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 60। सेक्शन 60 में हम पढ़ के आए हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स अपनी प्रपोजल बनाएगा, उसकी रिपोर्ट थ्रू कलेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सबमिट करेगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट को, उसमें जो प्रपोजल्स दी गई हैं उनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंसिडर करेगा, एंड द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल पास सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। और उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उन प्रपोजल के रिगार्डिंग कोई ऑर्डर पास करेगा, या उनको एक्सेप्ट कर देगा या डिक्लाइन कर देगा, जो सही लगता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। उस रिपोर्ट पे जो रेवेन्यू ऑफिसर ने भेजी थी, जो प्रपोजल्स भेजी थी, उन पे ऑर्डर पास करेगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 एंड 4। लेकिन वो सेक्शन 61, ये इसी की जो सब सेक्शन 3 एंड 4 है उनको कंसिडर भी करेगा साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उसके बाद ऑर्डर पास करेगा उस रिपोर्ट पे। एंड ऑन रिसीट ऑफ सच ऑर्डर्स द रेवेन्यू ऑफिसर शैल मेक एन ऑर्डर डिटर्मिनिंग द असेसमेंट प्रॉपर फॉर ईच स्टेट कंसर्न। और उसके बाद जैसे ही ये ऑर्डर जो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पास किया है उसके वो वापस भेजा जाएगा इस रेवेन्यू ऑफिसर को। रेवेन्यू ऑफिसर उसके बाद जो भी स्टेट्स की जनरल असेसमेंट करनी है उनकी असेसमेंट डिटरमिन करने का ऑर्डर पास कर देगा। ऑब्वियसली अगर ऊपर से प्रपोजल, इसने प्रपोजल भेजी थी रेवेन्यू ऑफिसर ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उनको पास कर दिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो वापस जैसे ही वो ऑर्डर आएगा पास होने का, एक्सेप्ट होने का रेवेन्यू ऑफिसर के पास, तो वो फिर ये जनरल असेसमेंट उन स्टेट्स की करवाएगा। एंड शैल अनाउंस इट इन सच मैनर एज गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रेस्क्राइब। और उसके बाद फिर उन अपनी इस असेसमेंट को वो अनाउंस करेगा रेवेन्यू ऑफिसर उन रूल्स के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। सब सेक्शन 2, at the time of announcing assessment the revenue officer shall also declare the date from which it is to take effect। और जब वो अनाउंस करेगा ये भी बताएगा कि किस डेट से ये
एप्लीकेबल होने जा रही है, ये असेसमेंट जो की गई है इसके अकॉर्डिंगली रेवेन्यू पे किया जाएगा, वो ये साथ डेट को भी अनाउंस करेगा। एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस फॉर दिस एक्ट इट शैल टेक इफेक्ट अकॉर्डिंगली, यानी वो डेट अनाउंस करेगा जिस डेट से इम्प्लीमेंटेशन होना है इस असेसमेंट पे। सब सेक्शन 3, ये सब सेक्शन 3 और 4 इसी का ऊपर हवाला दिया गया था सब सेक्शन 1 में कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसको भी कंसिडर करना है। अब इसमें क्या कहा गया है, सब सेक्शन 3 में बेसिकली 2 बातें की गई हैं। Subject to provisions of subsection 4, the average rate of assessment imposed on the provisions of subsection 1 on an assessment circle forming part of any area in respect of which a notification has been issued under subsection 2 of section 59। पहली बात वो कह रहे हैं कि अगर तो कोई असेसमेंट सर्कल है जिसमें जनरल असेसमेंट जिसकी की जा रही है। अब असेसमेंट सर्कल फिर जहन में मैं दोबारा एक दफ़ा इसको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक होती है स्टेट, उसमें एक गांव भी हो सकता है, यानी एक स्टेट होगी, एक मौज़ा होगा। और असेसमेंट सर्कल होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा मौज़ों को जहाँ पे एक जैसी ज़मीनें हों उनको इकट्ठा करके एक असेसमेंट सर्कल बनाया जाता है। फॉर इंस्टेंस हमारे इलाके में अगर हर तरफ अगर गन्ना ही हो रहा है, जितने भी आसपास के 5, 7, 10 जितने भी गांव हैं, तो उन सारों की पैदावार एक जैसी होगी, उन सारों की इनकम एक जैसी होगी। तो ये लैंड रेवेन्यू को असेस करने के लिए फिर गवर्नमेंट अपनी सहूलत के लिए उन सारे इलाकों को मिला के एक असेसमेंट सर्कल बना देती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एवरेज रेट होगा एक असेसमेंट सर्कल का जो इम्पोज़ किया जाना है, और सेकेंडली जिस असेसमेंट सर्कल के लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया कि इसकी जनरल असेसमेंट होने जा रही है, नंबर 1, शैल नॉट एक्सीड द रेट ऑफ असेसमेंट इम्पोज्ड एट द लास्ट प्रीवियस असेसमेंट बाई मोर देन 1/4। एक असेसमेंट सर्कल है, उसकी जनरल असेसमेंट हो रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रीवियस उसकी असेसमेंट हुई थी, अब जब ये दोबारा की जा रही है तो उसकी जो प्रीवियस वाली जो जितना लैंड रेवेन्यू पे इम्पोज़ किया गया था, जो असेस किया गया था, उसके 1/4 से ज़्यादा इम्पोज नहीं किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस एक असेसमेंट सर्कल है, उसमें प्रीवियस जो असेसमेंट हुई थी उसमें ये असेस किया गया था कि इनसे पर एकड़ 100 रुपया लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो पिछली असेसमेंट थी। अब ये आज फिर एक नई असेसमेंट उसकी हुई है। यहाँ पे जो नई असेसमेंट होगी इसमें कह रहे हैं कि इस असेसमेंट सर्कल में जो पिछले वाली 100 रुपया थी उसके 1/4 से ज़्यादा इम्पोज नहीं किया जा सकता, यानी 25 रुपये से ज़्यादा नहीं इम्पोज किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिहाज से बता रहा हूँ, तो पिछली में अगर 100 किया गया तो यहाँ पे 125 रुपये किया जा सकता है, उससे कम किया जा सकता है, उससे ज़्यादा 125 रुपये से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी बात बताई गई है, प्रोवाइडेड दैट द रेट ऑफ असेसमेंट इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट। अब ये दूसरी बात सिर्फ स्टेट की आ रही है, पहली असेसमेंट सर्कल की थी, वहाँ पे 1/4 से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। जब स्टेट किसी एक स्टेट की जा रही है जनरल असेसमेंट, तो वहाँ पे उसकी पिछली जो असेसमेंट थी उसके 1/2 से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। प्रोवाइडेड दैट द रेट ऑफ असेसमेंट इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट शैल नॉट एक्सीड द रेट ऑफ असेसमेंट ऑफ द लास्ट प्रीवियस असेसमेंट ऑन द स्टेट बाय मोर देन 1/2। यानी अगर किसी स्टेट पे लास्ट जो की गई थी असेसमेंट उसमें 100 रुपया लगाया गया था, तो इस दफ़ा जो नई अब की जा रही है इसमें 1/2 यानी 50 रुपये से ज़्यादा उस पर रेवेन्यू इम्पोज नहीं किया जाएगा, उस पर रेवेन्यू असेस नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम 1/2 आप बढ़ा सकते हो नई असेसमेंट में। तो ये था सेक्शन सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 4, द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमने सब सेक्शन 3 में 2 कंडीशंस पढ़ी हैं, असेसमेंट सर्कल के मैटर में 1/4 से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता और स्टेट के मैटर में 1/2 से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता, ये कब एप्लीकेबल नहीं होंगे सब सेक्शन 4 में ये बताया गया। नंबर 1, इन द केस ऑफ लैंड विच हैज़ नॉट बिन प्रीवियसली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू। अब ऑब्वियसली अगर कोई एक लैंड है जिसकी प्रीवियस कोई असेसमेंट हुई नहीं है तो उस पर 1/4 1/2 ये तो सिनेरियो ही नहीं बनता। सो पहली बात तो ये होगी कि अगर किसी लैंड की प्रीवियस असेसमेंट नहीं हुई तो उस पर सब सेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। और इन विच कैनाल इरीगेशन हैज़ बिन इंट्रोड्यूस आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ द लास्ट प्रीवियस असेसमेंट।
या कोई एक ऐसी लैंड है जिसमें प्रीवियसली कोई कैनाल इरिगेशन नहीं थी, नहरी उसमें निज़ाम के थ्रू उसको इरिगेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर बाद में उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उस पर सब सेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। और थर्ड वन, और इन द केस ऑफ एन एरिया which has been notified by the government to be an urban assessment circle and for the purpose of calculating the increase in the incidence of the land revenue for the purpose of subsection 3, all such lands shall be excluded from the calculation। तीसरे वाले वो बता दिया था, तीसरी में वो आती हैं ऐसे एरिया जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया हो कि वो अब अर्बन एरियाज़ हैं, उन पे भी ये सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा, क्योंकि अर्बन एरियाज़ ने तो प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। तो इन 3 कंडीशंस में सबसेक्शन 4 में जो बताई गई हैं उन पे सबसेक्शन 3 वाली सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होता। कौन कौन सी थी? नंबर 1 कि प्रीवियसली असेस ना की गई हो कोई लैंड, सेकेंडली जिसमें प्रीवियसली कोई कैनाल के थ्रू, कैनाल सिस्टम के थ्रू उनको इरिगेट ना किया जाता और अब इंट्रोड्यूस किया गया बाद में वो वाली, और तीसरा जो कि गवर्नमेंट ने किसी लैंड को अगर अर्बन डिक्लेयर कर दिया तो उस पर भी सबसेक्शन 3 नहीं एप्लीकेबल होगा। सबसेक्शन 4 के साथ एक प्रोवाइजो भी ऐड की गई है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ लैंड्स इन विच कैनाल इरिगेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस आफ्टर द डेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन, the average rate of assessment shall not so far as may be exceed the average rate of assessment of lands of similar kind imposed under subsection 3। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसेक्शन 4 में कहा गया था कि ऐसी ज़मीनें जिनमें बाहर में बाद में इंट्रोड्यूस किया गया कैनाल सिस्टम, उन पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 3 के 1/4 लगना या 1/2 एक्सीड कर सकते हैं, ये हमने कैलकुलेट नहीं करना। सबसेक्शन 4 में ये कहा गया था, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो में कह रहे हैं ठीक है, मान लिया कि आपने अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 3 कैलकुलेट नहीं करना उस ज़मीन को जिस पे अब कैनाल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बट इवन देन उस किस्म की जो दूसरी काइंड है, उस किस्म की जो दूसरी लैंड्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप उन पे असेस करोगे कि कितना लैंड रेवेन्यू उनसे लिया जाएगा। मैं फिर क्लियर करता हूँ। सब सेक्शन 4 में एक ये बताया गया था कि जो ऐसी ज़मीनें जिन पे पहले कैनाल सिस्टम नहीं था अब इंट्रोड्यूस किया गया, उन पे अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 3 कैलकुलेट नहीं किया जाएगा असेसमेंट का, लेकिन प्रोवाइजो में कह रहे हैं कि ठीक है अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 3 तो नहीं करना आपने, लेकिन उस किस्म की जो दूसरी ज़मीनें होंगे उनके अकॉर्डिंगली आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 3 नहीं कैलकुलेट करना, लेकिन उस किस्म की जो दूसरी सिमिलर लैंड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। सेक्शन 62 एप्लीकेशन फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ असेसमेंट, कोई एप्लीकेशन आप दे सकते हो। सब सेक्शन 1 एनी लैंड ओनर में विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी मालिक फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द असेसमेंट प्रेजेंट ए पिटीशन टू द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द अमाउंट फॉर्म और कंडीशन ऑफ असेसमेंट। कोई भी मालिक अगर वो ये जो अनाउंस की गई है कि जनरल असेसमेंट, उसको लगता है कि इसमें जो रेवेन्यू असेस किया गया वो बहुत ज़्यादा किया गया है या सही तरह से नहीं किया गया, वॉट वो उससे एग्री नहीं करता कि ये गलत हो गया, तो उसके पास ये रेमेडी बताई गई है कि 30 दिन के अंदर अंदर वो रेवेन्यू ऑफिसर को एक पिटीशन दे सकता है कि भाई इसको रिकन्सिडर करो, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आपने असेस कर लिया। ये 30 दिन का टाइम होता है जिस दिन वो अनाउंस करके कि बता दिया गया कि इतना इतना रेवेन्यू आपसे इकट्ठा किया जाएगा। सब सेक्शन 2 The order passed by the revenue officer on the petition shall set forth his reasons for granting or refusing it। इसमें सिंपल ये बता रहे कि रेवेन्यू ऑफिसर फिर उसकी ये पिटीशन पे हेयरिंग वगैरह करेगा, उसको सुनेगा और उस पर फिर ऑर्डर पास करेगा। जिस किस्म का भी करता है वो एक्सेप्ट करता है, उसको डिसमिस करता है उसकी पिटीशन को, लेकिन उसके साथ वो रीजनिंग देगा कि अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर उसको डिसमिस कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। सेक्शन 63 कन्फर्मेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट, कि इसको कंफर्म किया जाएगा, इस असेसमेंट को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंफर्म करता है और इसका ड्यूरेशन कितना होगा, ये 25 साल के लिए होती है। सब सेक्शन 1 एन असेसमेंट द अंडरटेकिंग ऑफ विच हैज़ बिन सैंक्शनड अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 59, जिसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था, नोटिफिकेशन इशू किया था। सेक्शन 59 में हम पढ़ के आए हैं कि जनरल असेसमेंट की जाए, shall not be considered final until it has been confirmed by the board of revenue। पहले गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देती है
कि जी असेसमेंट की जाए जनरल। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर एक रिपोर्ट बना के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजता है, वो रिपोर्ट कंफर्म होती है, उसके बाद फिर असेसमेंट की जाती है रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो उसने असेसमेंट बनाई है, की है, डिटरमिन की है, जब उसके पास ऑर्डर आया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का उसकी प्रपोजल के रिगार्डिंग, तो जो असेसमेंट वो उसने बनानी है वो सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन होगी। ये नहीं कि रेवेन्यू ऑफिसर ने फिर जो भी असेसमेंट कर दी वो फाइनल होगी, नहीं, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको फिर दोबारा कंफर्म भी करेगा। पहले उसने जो प्रपोजल भेजी थी उनको कंफर्म करता है, उसके बाद जब वो फाइनली अनाउंस कर देता है वो भी कंफर्म होने के बाद करता है कि कंफर्म की जाएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। An assessment the undertaking of which has been sanctioned under provisions of section 59 shall not be considered final until it has been confirmed by the board of revenue, कि board of revenue उसको confirm करेगा फिर वो मानी जाएगी। Subsection 2, at any time before an assessment is so confirmed, the commissioner or board of revenue may, subject to the provisions of subsection 3, modify the assessment of any state। तो यहाँ पे subsection 2 में कहा है कि ये असेसमेंट को कंफर्म करने से पहले कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस जो असेसमेंट रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से की गई है उसको वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये पावर भी इनको दे दी गई है। सेक्शन 3, बिफोर एन इन्हांसमेंट इज ऑर्डर अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर कंफर्म करने से पहले वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 में कह रहे हैं कि अगर तो इन्हांसमेंट का ऑर्डर किया जा रहा है कि नहीं असेसमेंट बढ़ाई जाएगी, तो इस सिचुएशन में बिफोर एन enhancement is ordered under the provisions of subsection 2, the board of revenue, as the case may be, shall cause reasonable notice to be given to the landowners by the proclamation published in the manner prescribed in section 26 to show cause in a petition addressed to the revenue officer why the proposed enhancement should not be ordered। ये enhancement करने से पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर इसको पब्लिश करवाएगा कि भाई अगर लैंड ओनर्स में से किसी को एतराज़ है तो आ जाओ, पटिशन्स ले आओ और बताओ कि क्यों ये इन्हांसमेंट ना की जाए रेवेन्यू में। And the revenue officer shall inquire into any objections raised by the landowners and submit such petition received by him with his report thereon to the commissioner or board of revenue। ये पटिशन्स इनवाइट की जाएंगी, किसी को एतराज़ है तो भाई पटिशन फाइल कर दो। अब वो पटिशन पे फिर रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरी करेगा, यानी उन पे हेयरिंग उसके करेगा। उसको हेयरिंग करने के बाद वो एक रिपोर्ट सबमिट करवा देगा कमिश्नर को या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, हु शैल कंसिडर द पटिशन एंड द रिपोर्ट एंड शैल ऑल्सो हेयर द पटिशनर इफ़ द पटिशनर सो डिज़ायर। और उसके बाद पहले इंक्वायरी कौन करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर, कि क्यों ना बढ़ाई जाए। ऑब्वियसली लोगों ने तो फिर पटिशन्स फाइल करनी है ना कि ज़्यादा हमसे रेवेन्यू आप ले रहे हो। जो भी पटिशन्स फाइल की जाती हैं उनको रेवेन्यू ऑफिसर सुनेगा और अपनी एक रिपोर्ट बना के कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे देगा। वो फिर उस पर फैसला करेंगे और अगर पटिशनर वगैरह कहते हों कि भाई हमें भी सुना जाए तो उनको भी सुना जाएगा, उनकी ऑब्जेक्शंस को सुना जाएगा। उसके बाद फैसला किया जाएगा इन्हांसमेंट का कि बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। सेक्शन 64, ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट, कि ये कितनी देर के लिए असेसमेंट होगी। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल व्हेन कंफर्मिंग एन असेसमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 63 फिक्स अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच असेसमेंट शैल रिमेन इन फोर्स। जब भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कंफर्म करना है किसी भी असेसमेंट को कि यस ये होगी असेसमेंट, ये हमने असेस कर लिया, आपने इतना इतना पे करना है, उसके साथ साथ वो पीरियड भी बताएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कि ये कितनी देर के लिए एप्लीकेबल है, कितने साल तक आपने अभी ये रेवेन्यू यही पे करना है। सबसेक्शन 2, द पीरियड फिक्स्ड फॉर अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी 25 ईयर्स। सबसेक्शन 2 में बता दिया कि भाई ये 25 साल तक एक दफ़ा जनरल असेसमेंट होगी, फिर 25 साल तक जो भी हैं लैंड ओनर्स वो उसके अकॉर्डिंगली अपना रेवेन्यू पे करेंगे। अच्छा, इसके साथ एक प्रोवाइजो भी अब यहाँ पे ऐड किया है, प्रोवाइडेड दैट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर्स एंड नॉट शॉर्टर दैन 10 ईयर्स मे बी फिक्स्ड फॉर एनी एरिया। अभी किसी एरिया के लिए वो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल और कम से कम 10 साल तक का वो फिक्स कर सकते हैं। Specified by the Board of Revenue in which canal irrigation has been introduced after the date of order passed
अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 61। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे at the last previous assessment or in which it has been proposed to introduce such irrigation during the period fixed। नॉर्मली उन्होंने कहा कि 25 साल तक के लिए ये असेसमेंट होगी, 25 साल तक वही रेवेन्यू पे किया जाएगा, लेकिन प्रोवाइजो में कह दिया कि ऐसे लैंड जिन पे ये कैनाल इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है डेट ऑफ अनाउंसमेंट के बाद, तो उनमें 10 साल से लेके 25 साल तक का टाइम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिक्स कर सकता है। सेक्शन 65 असेसमेंट टू रिमेन इन फोर्स टिल न्यू असेसमेंट टेक इफेक्ट notwithstanding the expiration of the period fixed for the continuance of an assessment under the last foregoing section, the assessment shall remain in force till a new assessment takes place। लास्ट सेक्शन में हमें बताया था कि 25 साल तक के लिए होगी, या अगर इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया तो 10 साल से लेकर 25 साल तक हो सकता है। सेक्शन 65 में ये कहा है कि 25 साल अगर पूरे हो गए हैं और उसके बाद क्या अगर तो फिर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए अगर जनरल असेसमेंट नहीं हो रही तो क्या रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, मुझे लग जाएंगी सबकी कि भाई अब तो नई असेसमेंट हो नहीं रही, तो ये 25 साल तक के लिए फ़िक्स की गई थी कि 25 साल तक हमने ये रेवेन्यू पे करना है। वो कह रहे हैं नहीं, जब तक नई असेसमेंट नहीं होगी, दो वहाँ पे लिखा हुआ है 25 साल, जब तक नई असेसमेंट नहीं होगी तब तक आप पुरानी के अकॉर्डिंगली अपना रेवेन्यू पे करते रहोगे। 66 अब रिफ्यूज़ कोई कर दे कि मैं पे नहीं करता ये जो रेवेन्यू असेस किया गया, तो फिर क्या होगा? रिफ्यूज़ल टू बी लाइबल फॉर असेसमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज देयर ऑफ, कि अगर नहीं पे करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। सब सेक्शन 1 एट एनी टाइम विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ एन असेसमेंट द लैंड ओनर और वेयर देयर आर मोर लैंड ओनर्स दैन वन। 90 दिन के अंदर अंदर जब अनाउंस हुआ है कि भाई आपने इतना अब रेवेन्यू पे करना है, उसके 90 दिन के अंदर अंदर एक मालिक या एक से ज़्यादा मालिक होंगे, any one of them who would be individually or collectively liable for more than half of the sum assessed may give notice to the revenue officer of refusal to be liable for assessment। तो वो इनकार कर सकते हैं 90 दिन के अंदर अंदर, भाई हम नहीं पे कर सकते, ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आपने असेस कर दिया, वट एवर जो भी उनकी लगता है कि वो पे नहीं कर सकते। सो 90 दिन के अंदर अंदर वो अगर रेवेन्यू ऑफिसर को कह देते हैं कि भाई हमने नहीं पे करना, फिर क्या होगा? When the revenue officer receives a notice under subsection 1, the collector may take possession of the estate and deal with it। तो उसका पोजेशन ही रेवेन्यू ऑफिसर ने ले लेना है और उसको फिर उस लैंड को वो रेवेन्यू ऑफिसर डील करेगा। एज नियरली एज मे बी इफ़ द annulment ऑफ द असेसमेंट देयर ऑफ हैड बिन ऑर्डर्ड एज ए प्रोसेस फॉर द रिकवरी ऑफ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू देयर ऑन। अब ये annulment ऑफ असेसमेंट, ये एक प्रोसीजर्स बताए गए हैं जो अगले चैप्टर में आएंगे कि रेवेन्यू को कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसमें एक आता है। अब यहाँ पे ये बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि रेवेन्यू से इनकार किया कि हम पे नहीं करेंगे, वो कब्ज़ा ले लेंगे उसमें रेवेन्यू ऑफिसर, फिर उसकी देखभाल वो करेगा, उस पर कास्ट वगैरह की जाएगी, फिर उस पर कास्ट करने के बाद 50 to 75% तक का जो प्रॉफिट आएगा, जो नेट एसेट आएंगे वो दिए जाएंगे उस काश्तकार को, 25% तक रखे जाएंगे। अगर 50% तक काश्तकार को दे रहे हैं, 50% तक वो रेवेन्यू जो कि वो पे नहीं कर रहा उसकी मद में गवर्नमेंट को जाएंगे। ये बेसिकली होता है। सब सेक्शन 3 वाइल द स्टेट इन पोजेशन ऑफ द कलेक्टर द लैंड ओनर और लैंड ओनर्स शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट एन अलाउंस टू बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच शैल नॉट बी लेस दैन 50 और मोर दैन 75% ऑफ द नेट इनकम रियलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट। यानी 50 से लेके 75% तक जो भी उसका नेट एसेट आएंगे, नेट इनकम आएगी, वो चली जाएगी गवर्नमेंट को। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिटरमिन करेगा कि 50% लेना है या 75% लेना है, और बाकी पैसे वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसकी मद में ले लिए जाएंगे। 67 अब ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। देखें, एक असेसमेंट हुई है, उसमें एक गांव की, एक मौजे की, अगर स्टेट की अगर एक असेसमेंट हुई है तो उसमें काफ़ी सारे मालिक होंगे, हर एक ने कितना कितना पे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज़ की करनी है। अब सेक्शन में बताया गया। सब सेक्शन 1 इफ़ द असेसमेंट अनाउंस्ड अंडर सेक्शन 61 इज़ इन होल और इन पार्ट
a fixed assessment of an estate for a term of years, the revenue officer shall, before the date on which the first installment thereof becomes payable, make an order distributing it over the several holding comprised इन द स्टेट मेक एंड पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब वो पेएबल होगी ना, पहले असेस कर लिया, उसके बाद वो पेएबल जब होनी है उसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो उससे पहले पहले ये रेवेन्यू ऑफिसर ने बताना है कि भाई किसने कितना कितना पे करना है, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सब सेक्शन 2, the collector may for sufficient reason make an order revising that record at any time while the assessment continues to be in force and publish that the record so revised। कि रेवेन्यू ऑफिसर में सब सेक्शन 1 में हमें ये बताया गया था कि उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एक स्टेट में किसने कितना कितना रेवेन्यू पे करना है। सब सेक्शन 2 में ये सिंपल वर्ड्स में कहा गया है कि कलेक्टर इस रिकॉर्ड को वो रिवाइज भी कर सकता है कि अगर किसी को उसको लगता है कि इसको ज़्यादा चार्ज कर दिया गया तो वो कम भी कर सकता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, इसको रिवाइज कर सकता है कलेक्टर। सब सेक्शन 3, if the assessment announced under section 61 is in the form of rates chargeable according to the results of each year or harvest, a revenue officer shall from year to year or from harvest to harvest as the conditions of the assessment may require, make and publish not later than 1 month before the first installment of the land revenue falls due a record of the amount payable in respect of each holding। वो देखें दो तरह से इसको असेस किया जा सकता है, एक तो ईयर टू ईयर कर लो या फिर साल में 2 फसलें होती हैं उसके हिसाब से इसको असेस किया जा सकता है। यहाँ पे ये सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है रेवेन्यू ऑफिसर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होने के से 1 महीने के अंदर अंदर वो बताएगा कि वो रिकॉर्ड को अपने पब्लिश करेगा कि भाई किसने कितना कितना रेवेन्यू पे करना है। सब सेक्शन 4, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन एरिड लैंड वेदर कल्टिवेटेड और नॉट, कि ऐसी बंजर ज़मीन चाहे वो कल्टिवेटेड है, चाहे उस पर काश्त हो रही है या नहीं हो रही, in which well or tubewell irrigation facilities are provided by or on behalf of the landowner or the tenant। ऐसी बंजर ज़मीन चाहे उस पर काश्त हो रही है या नहीं हो रही, उस पर ये इरिगेशन सिस्टम ट्यूबवेल का इंट्रोड्यूस, ट्यूबवेल या वेल इन दोनों तरीके से उसको इरिगेट करने का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है उस लैंड ओनर की तरफ से या उस टेनेंट की तरफ से। शेल फॉर ए पीरियड नॉट लेस दैन 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर फर्स्ट प्रोवाइडेड इन सच लैंड नॉट बी लाइबल टू पे लैंड रेवेन्यू एट ए हायर रेट देन वॉज पेएबल देयर अपॉन बिफोर सच इरीगेशन फैसिलिटीज़ वर प्रोवाइडेड। यहाँ पे सिंपल सी एक बात की गई है कि अगर तो बाद में इंट्रोड्यूस उसमें किए गए हैं ये सिस्टम ट्यूबवेल और वेल का, तो इस सिचुएशन में अगले आने वाले 4 साल तक के लिए उनसे हायर रेट पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली अगर पहले ये सिस्टम नहीं थे, बाद में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो उससे पैदावार बढ़ेगी, उसको मुनाफा ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे ये छूट दे रहे हैं कि नेक्स्ट 4 years तक भाई उससे जो पहले वो दे रहा था उससे हायर रेट पे उससे रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 68, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन असेसमेंट, एनी पर्सन अफेक्टेड बाई द रिकॉर्ड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 ऑफ द लास्ट फोरगोइंग सेक्शन। अब ये सेक्शन 61 में जो रेवेन्यू ऑफिसर ने कर रहा था वो एक रिकॉर्ड बना रहा था भी इस स्टेट में किसने कितने कितने पैसे देने हैं, वो कह रहे हैं कि उस ऑर्डर से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, मे विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड प्रेजेंट ए पिटीशन टू द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर ए रिकन्सिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड सो फार एज इट अफेक्ट्स हिम। अगर तो किसी को लगता है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूट करके जो मेरे पे हिस्सा लगाया है कि मैंने इतना पे करना है वो ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में वो सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर को एक पिटीशन फाइल कर देगा कि भाई इसको रिकन्सिडर करो, मेरे पे ज़्यादा लगा दिया है। द ऑर्डर पास बाय द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन द पिटीशन शेल सेट फोर्थ हिज रीज़न फॉर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इट। उस पर फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर उसको सुनने के बाद फैसला अनाउंस करेगा और उसकी रीजनिंग भी देगा। दो ही वो फैसले कर सकता है, या वो उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको डिसमिस करेगा। सेक्शन 69, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 62 एंड 68। ये 2 सेक्शंस हैं इन ऑर्डर्स। अब ये 68 में हमने पढ़ा है कि रेवेन्यू ऑफिसर को पिटीशन दोगे कि मुझ पे बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मेरे पे कम बनता है। या फिर सेक्शन 62 में क्या था
कि असेसमेंट को ही कंसिडर किया जाए, ये असेसमेंट बहुत ज़्यादा किया गया है, बहुत ज़्यादा हम पे रेवेन्यू लगाया गया है, यानी जनरली जो असेस किया गया उस स्टेट का रेवेन्यू वो बहुत ज़्यादा कर लिया गया है। उस सिचुएशन में सेक्शन 62 में या सेक्शन 68 में an appeal from an order under the last foregoing section or section 62 shall lie to the commissioner and from the appellate order of the commissioner to the board of revenue। यहाँ पे अपील बता रहे हैं, इन दो सेक्शंस के अंडर जो पटिशन्स फाइल की जाएंगी उनके अगेंस्ट आपने अपील फाइल कर सकते हो आप कमिश्नर को, और कमिश्नर के फैसले के बाद फिर आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कर सकते हो। डायरेक्ट आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नहीं जाओगे, पहले पटिशन सबसे पहले आपने रेवेन्यू ऑफिसर को देनी है, उसके फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कमिश्नर को दोगे, और कमिश्नर के बाद आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपील फाइल करोगे। तो ये था जनरल असेसमेंट, इसमें एज सच कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। सादा सादा लफ्ज़ों में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हर स्टेट की एक असेसमेंट की जाती है, वो 25 साल के बाद की जाती है। उसको पहले तो गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी, फिर नोटिफाई करेगी, उस पर रेवेन्यू ऑफिसर प्रपोजल्स की रिपोर्ट तैयार करेगा, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको कंफर्म करता है, तो रेवेन्यू ऑफिसर उस पर असेसमेंट अपनी दे देगा, फिर उसको अनाउंस करेगा। अनाउंस करने से पहले भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कंफर्मेशन ज़रूरी है, और उसके बाद फिर ये असेसमेंट अनाउंस होने के बाद, कंफर्म होने के बाद, फिर फर्दर वो रेवेन्यू ऑफिसर जितने भी एक स्टेट में लैंड ओनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, भाई आपने इतने रेवेन्यू देना है, आपने इतना रेवेन्यू देना है, और इन सब फैसलों के अगेंस्ट अपील भी फाइल की जा सकती हैं। ये था जनरल असेसमेंट, ये 25 साल तक के लिए होती है। और इसके बाद आती है स्पेशल असेसमेंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।